start the chapter. The next chapter is heritage management. Okay, now why heritage management? क्योंकि हम लोग ने ये जो बुक है हिस्ट्री का 10th स्टैंडर्ड का, उसमें अलग अलग हेरिटेज की चीज़ें देखी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने पहले 2-3 चैप्टर्स में देखा बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स कैसे लिखी जाती है. देन हम लोग ने बाद में देखा कि स्पोर्ट्स की हिस्ट्री कैसे होती है, टूरिज्म की हिस्ट्री कैसे होती है. या फिर हम लोग ने देखा कि जो भी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स होते हैं इंडिया में, अलग अलग म्यूजियम्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हो गई इंडिया में, हेरिटेज हो गई. राइट, इनको क्या बोला जाता है, हेरिटेज बोला जाता है. तो इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए ये लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है. तो इसको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Okay, so now the sources of history and all the history books that are available today are result of diligent work of several historians. Institute like libraries, museum, and archives conserve and preserve this precious historic heritage. तो जैसे हम लोग ने पहले हिस्ट्री के 2-3 चैप्टर्स में देखा था कि हिस्ट्री की जो भी हम लोग के पास बुक्स अवेलेबल होती है, जो भी सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, वो क्यों अवेलेबल होते हैं? बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ सेवरल हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस जो भी रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद वो लोग अपनी बुक लिखते हैं, और उनके ये एफर्ट्स के वजह से हम लोग के पास ये बुक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं. तो ये जो भी बुक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, कहीं पे स्टोर करके रखना चाहिए. राइट, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे क्या होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं एंड म्यूजियम्स होते हैं. अभी लाइब्रेरी एंड म्यूजियम दोनों में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डिफरेंस ये है कि लाइब्रेरी जो है वहाँ पे हम लोग क्या स्टोर करते हैं, बुक्स, जो भी बुक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी में स्टोर की जाती है. म्यूजियम जो होता है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, लाइब्रेरी दिख रही है आपको, ओनली बुक्स है यहाँ पे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट होगा. म्यूजियम जो है वहाँ पे आर्टिफैक्ट स्टोर किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एंशियंट पीरियड का हम लोग ने देखा था, हड़प्पा वगैरह सिविलाइजेशन था इंडिया में, या फिर मिडिवल पीरियड का जो भी कोई सिविलाइजेशन होगा, कोई किंग होगा, उनके अगर कोई चीज़ें कहीं पे स्टोर करनी होंगी, जैसे कि कोई पॉट हो गया, कोई पिक्चर्स होंगे, ये पिक्चर्स, पॉट्स, अलग अलग चीज़ें, ये हम लोग लाइब्रेरी में नहीं रख सकते. तो इनके लिए क्या बिल्ड किया जाता है, म्यूजियम. तो दो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है कोई डॉक्यूमेंट, बुक्स वगैरह, इनको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, लाइब्रेरी में. और जो भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको कहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, म्यूजियम्स में. तो ये प्राइमरी डिफरेंस है दोनों में का. They choose important specimens from the heritage collection and exhibit them. They also publish research journals, informative pamphlets, leaflets, poster, etc. तो अगर आप कभी लाइब्रेरी या फिर म्यूजियम में अगर कहीं पे विजिट किया होगा, तो आपको पता होगा कि म्यूजियम में कभी कभी एग्जीबिशन होते हैं. एग्जीबिशन मतलब क्या, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी उनको एग्जिबिट किया जाता है, उनको आपको दिखाया जाता है. तो म्यूजियम्स में बहुत बार ऐसे एग्जीबिशंस लगते हैं जिनमें आप जो भी हमारे इंपॉर्टेंट हेरिटेज कलेक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है, उनको ऑब्जर्व कर सकते हो. सिमिलरली ये जो बुक्स है, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके बहुत सारे हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, या फिर इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लिफलेट्स, पोस्टर्स बनाते हैं. तो इसका मतलब क्या, सपोज मैंने एक म्यूजियम ओपन किया, वो म्यूजियम में सपोज शिवाजी महाराज के टाइम का जो भी अगर मेरे पास कुछ आर्टिफैक्ट होगा, उनके टाइम के पॉट्स होंगे, कोई वेपन होगा, और मैंने वो म्यूजियम में स्टोर करके रखा, अगर कोई हिस्टोरियन मेरे म्यूजियम में आया, वो वेपन्स को देखेगा, पॉट्स को देखेगा, अलग अलग वो पीरियड की चीज़ों को देखेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा, और फिर उसके ऊपर रिसर्च करके वो क्या करेगा, कोई जर्नल लिखेगा या फिर बुक लिखेगा. राइट, तो म्यूजियम या फिर जो भी लाइब्रेरीज होते हैं वहाँ पे जो भी हेरिटेज को स्टोर किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च करके अलग अलग लोग, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग जर्नल्स को पब्लिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप नीचे पिक्चर्स देख सकते हैं, अलग अलग जर्नल्स को पब्लिश किया गया. ये कैसे पब्लिश किए गए, जो भी म्यूजियम होता है, लाइब्रेरी होती है, उनके यहाँ पे जाके उनके यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है उनको ऑब्जर्व करके, स्टडी करके अलग अलग जर्नल्स, बुक्स को पब्लिश किया जाता है. ओके, सो next part, the document and artifacts which are not exhibited but historically very important are stored in the museum and archives after completing necessary treatment for their conservation and preservation. Those documents and artifacts
are made available to researchers and whenever necessary, as and whenever necessary. Libraries conserve, preserve and manage books. तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जो भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल हेरिटेज होता है, जो भी चीज़ें होती है, वो म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में स्टोर करनी पड़ती है। और उसके पहले कभी कभी क्या होता है, उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, राइट, ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अभी ये जो ट्रीटमेंट है, ये केमिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है, फिजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। अभी केमिकल एंड फिजिकल में का क्या डिफरेंस है? केमिकल ट्रीटमेंट मतलब सपोज कोई बुक का पेज है, उसके ऊपर अगर कोई दाग लग गया है, राइट, अगर आपको दाग हटाना है तो आप क्या करोगे? कोई केमिकल होगा, वो केमिकल यूज करोगे, वो बुक के ऊपर वो केमिकल अप्लाई करोगे और जो भी दाग लगा होगा बुक के ऊपर, वो दाग हट जाएगा, राइट। तो ये हो गया एक केमिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोज कोई बुक है, उनके पन्ने जो है, जो पेजेस होते हैं, फट गए हैं, निकल गए हैं बुक से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको एक स्ट्रिंग से, धागे से उसको सी सकते हैं, सीव करके उसको फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, चिपका के फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक फिजिकल मेथड हो गया ट्रीटमेंट का। ऐसे अलग अलग काइंड ऑफ केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट बुक्स के ऊपर या फिर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स के ऊपर किए जाते हैं टू कंजर्व एंड प्रिजर्व देम। ओके, तो ये बात याद रखना, ये बात है ना अभी हमेशा आगे रिपीट होने वाली है। क्यों रिपीट होंगी वो आपको पता चलेगा, लेकिन जब भी मैं बताऊंगा कि कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है उसके कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन के लिए, तो ये बात याद रखना कि अलग अलग टाइप की केमिकल मेथड्स यूज करके या फिर फिजिकल मेथड यूज करके हम लोग बुक्स या फिर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे बुक्स के शायद पन्नों को चिपकाया जा रहा है, अच्छे से उनको बाइंडिंग किया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बुक्स थी ओल्ड, उनको अच्छे से फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया है, राइट। ये पहले सपोज इनके पेजेस फटे होंगे तो उसको फिर से अच्छे से चिपकाया गया है। ये सारी ट्रीटमेंट जो है वो कंजर्वेशन करने के लिए, बुक को लॉन्ग पीरियड तक प्रिजर्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि बुक्स या फिर आर्टिफैक्ट्स को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनके ऊपर अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स होती है। नाउ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो देखो, मैंने बोला था ना रिपीट होगा, तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री के। कुछ ओरल सोर्स होता है, कोई रिटर्न सोर्स होता है। तो ये जो सोर्स है उसको हम लोग को कंजर्व एंड प्रिजर्व कैसे करना है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंजर्व एंड प्रिजर्व कैसे करना है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बार बार अभी ये चीज़ आएगी कि कोई भी चीज़ कंजर्व करने को हम लोग को उसके ऊपर केमिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट करनी है। तो ये चीज़ इसके लिए मैंने बोला था रिपीट होगी। देखो अभी, each step like collecting the sources of history, creating their records and indexes, exhibiting manuscripts, old books and artifacts after completing necessary treatment requires very careful handling and management. It needs people with specific skills. Only trained person who are duly qualified can take up this task. तो यहाँ पे क्या आपको बोला गया कि हम लोग को अगर हिस्ट्री की कोई बुक, उसका अगर एग्जीबिशन करना है, राइट, अगर कोई ओल्ड बुक है उसका एग्जीबिशन करना है या फिर उनको रिकॉर्ड में अपने लिख के लेना है, तो पहले उनके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बोल दिया, राइट, पहले ही समझा दिया। तो ट्रीटमेंट वर्ड कभी भी आएगा तो ये याद रखना, कोई भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अलग अलग तरीके की केमिकल फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग प्रिजर्व कर सके, लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर सके। ओके, तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट जो है वो करने के लिए हम लोग को स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए। आप ये इमेज देख सकते हो नीचे, यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट मिला है, उसको क्लीन कर रहे हैं, उसको अच्छे से कंजर्व रहे वो, उसके लिए उसको क्लीन किया जा रहा है किसी केमिकल से। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई ओल्ड पेंटिंग है तो वो पेंटिंग को स्कैन कर रहे हैं। तो ये जो भी स्किल्स है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो पीछे अलग अलग पेंटिंग्स है, उन पेंटिंग्स को अच्छे से फिजिकली या फिर केमिकली साफ किया जा रहा है, तो उनको हम लोग लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसी जो भी ट्रीटमेंट्स होती है, वो ट्रीटमेंट्स करने के लिए हम लोग को स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। कोई भी बंदा जाके ये ट्रीटमेंट्स कर सकता है क्या? नहीं, उसको पहले अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हम लोग को कौन से केमिकल यूज़ करना है, कौन सा ब्रश यूज़ करना है साफ सफाई के लिए, कौन से स्कैनिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है। तो ये जो भी ट्रेनिंग है, वैसे पर्सन, वो ट्रेंड पर्सन हम लोग को ये जॉब के लिए
इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी कि ये जॉब के लिए हम लोग को इम्पॉर्टेंट ट्रेंड पर्सन लगता है। अगर आपको सपोज हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा तो आप जब भी कॉलेज में जाओगे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लोगे, हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो आपको बाद में ग्रेजुएशन के टाइम वगैरह ये सारी ट्रेनिंग्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा कि कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं एक्सेट्रा, राइट। तो ये चीज़ें अभी आपको जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या यूज़ किया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें जो भी यूज़ की जाती है, केमिकल्स या फिर ब्रशेस, कोई स्कैनिंग इक्विपमेंट, ये सब के बारे में आपको नॉलेज कब मिलेगा, जब आप हिस्ट्री को आगे जाके और पढ़ोगे, उसके बारे में और ट्रेनिंग लोगे, ठीक है। पहला सोर्स क्या होता है हिस्ट्री का, कौन कौन से सोर्सेस देखने वाले हम लोग, राइट। तो पहला सोर्स क्या होता है, ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, collecting and compiling of folk song, folk tale, etc., classifying and analyzing and interpreting the compiled material, publishing the result of a respective research। तो अभी क्या बोला गया, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या होता है। ओरल मतलब जो हम लोग बोल के एक्सप्लेन करते हैं उनको ओरल बोला जाता है। जैसे कि कोई फॉल्क सॉन्ग है, फॉल्क सॉन्ग मतलब जैसे महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं पोवाड़ा वगैरह गाया जाता है, अलग अलग जगहों पे ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ सॉन्ग्स गाए जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ सॉन्ग्स या फिर टेल्स मतलब स्टोरीज को प्रिजर्व करती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था हिस्ट्री के पहले एक चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि रामायण जो है उसको हम लोग ने देखा था उत्तर प्रदेश में उसको रामलीला करके प्रेजेंट किया जाता है। तो वो क्या हो गया, एक फोक टेल हो गया। टेल मतलब एक स्टोरी हो गई जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जो फोक मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के सॉन्ग्स होते हैं या फिर स्टोरीज होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो जाएंगे। और इसको हम लोग को अच्छे से क्लासीफाई करना है, अच्छे से इनको एनालाइज करना है और एक साथ कंपाइल करना है। कंपाइल मतलब उसको एक साथ कलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र का एक स्टोरी है, उत्तर प्रदेश का एक स्टोरी है, कर्नाटका का एक स्टोरी है, कोई फॉल्क सॉन्ग है, तो हम लोग ऐसे क्लासीफाई करेंगे कि महाराष्ट्र में अलग अलग कौन से स्टोरीज है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग कौन सी स्टोरीज है, कर्नाटका में अलग अलग कैसी स्टोरीज है। ऐसे हम लोग को अलग अलग ओरल सोर्सेज को क्लासीफाई करना पड़ता है और फिर उनको कंपाइल करना पड़ता है, एक साथ लाना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में याद रखनी कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। नाउ ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के लिए अगर आपको उनको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, तो आपको अलग अलग ट्रेनिंग होनी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिया गया कि कौन से चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है या फिर नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव टू प्रिजर्व और कंजर्व ओरल सोर्सेज, व्हाट आर द ट्रेनिंग, व्हाट आर द नॉलेज दैट यू नीड टू हैव, वो आपको यहाँ पे दिया गया। तो पहले आपको यहाँ पे दिया गया है सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। सो यू हैव टू लर्न अबाउट सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मतलब हम लोग जो थे ह्यूमंस जो है वो पहले हम लोग को पता है पहले एज अ मंकी हम लोग ने स्टार्ट किया था, बंदर, फिर हम लोग का इवोल्यूशन होते गया, फिर स्टोन एज आया, कॉपर एज वगैरह आया, फिर हम लोग का एंशियंट पीरियड आया, फिर मिडिवल पीरियड एंड नाउ मॉडर्न पीरियड इज गोइंग ऑन। तो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। तो उसके बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। या फिर सोशल साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी मतलब क्या होता है, जो भी हमारी सोसाइटी होती है, इंडिया में अगर देखोगे तो अलग अलग सोसाइटीज है। लाइक मराठी लोगों की अलग सोसाइटी होती है, पंजाबी लोगों की अलग सोसाइटी होती है। तो ये सब जो सोसाइटीज है उनका जो भी कल्चर है उसके बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग उनके जो भी फॉक सॉन्ग है या फिर उनके फॉक टेल्स हैं उनको समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक। माइथोलॉजी क्या होता है, माइथोलॉजी मतलब कोई भी ऐसी स्टोरी जो आपको पता नहीं है एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसके लिए इसको बोला जाता है माइथोलॉजी। मिथ, मिथ का मतलब क्या होता है, जो ट्रू है या फॉल्स है वो किसी को पता नहीं होता, इसके लिए माइथोलॉजी। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे रामायण एंड महाभारत जो है उनकी जो स्टोरीज है उनको माइथोलॉजी बोला जाता है, राइट। उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में भी आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ इंडिया में कोई स्टेट है जैसे कि केरला, केरला में अगर मलयालम में कोई सॉन्ग लिखा गया है, कोई मलयालम सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, तो वो आप कैसे पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, राइट।
तो उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज के बारे में भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है. देन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लाइब्रेरी में चीज़ें कैसे प्रिजर्व करनी है, लाइब्रेरी में कैसे अलग अलग बुक्स को कैसे एनालाइज करना है या फिर कैसे अलग अलग रखना है, कौन से कंपार्टमेंट में कौन सी बुक रखनी है, इसके बारे में भी स्टडी करना पड़ता है. तो उसको क्या बोला जाता है, लाइब्रेरी साइंस. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब थोड़ा कंप्यूटर के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए. हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में नॉलेज होना चाहिए. मतलब जो अभी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से मेथड्स है, हिस्ट्री में कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स हम लोग को मिले, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स. अगर हम लोग को कोई रिसर्च करने के बाद अगर कोई रिपोर्ट लिखना है तो उसके बारे में भी हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, कोई आर्टिकल कैसे लिखा जाता है. ये नॉलेज आपको कब आएगा, जब आप ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर कॉलेज में जाके अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा कि रिसर्च के रिपोर्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स अलग अलग कैसे लिखे जाते हैं. तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तभी जाके आप ओरल हिस्ट्री के सोर्सेज को प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हो. तो ये एक सोर्स हो गया. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माइथोलॉजी. महाभारत, रामायण, ये सब माइथोलॉजी होता है, राइट. नाउ सेकंड सोर्स क्या है, रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री. रिटर्न मतलब कहीं पे तो लिखा होगा कुछ, राइट. कलेक्टिंग कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स विद इंस्क्रिप्शन on them, documents like official records, personal correspondence and diaries, historical books, old books, manuscripts, pictures, photographs, etc. अभी ये जो भी सोर्सेज है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो पहले तो कॉइन्स या फिर कोई कॉपर प्लेट. अगर एंशियंट टाइम का कोई कॉइन है, फॉर एग्जांपल ये एक गोल्ड का कॉइन है जो कि ये एंशियंट पीरियड का है. कुशन्स करके एक डायनेस्टी थी इंडिया में, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, बट एक डायनेस्टी थी इंडिया में एंशियंट, उनके टाइम का ये कॉइन है. देन कॉपर प्लेट, फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक कॉपर प्लेट के बारे में बुक में पढ़ा था, सोहा गौरा कॉपर प्लेट. इमेज याद होगा, ये बुक में था. तो ये कॉपर प्लेट है, इसके ऊपर कुछ तो लिखा गया, तो ये भी क्या हो गया, एक रिटर्न सोर्स हो गया. तो ऐसे जो भी इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन का मीनिंग मैंने आपको बताया था. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है हार्ड सरफेस के ऊपर अगर कुछ लिखा है, जैसे कि कॉपर, गोल्ड या फिर कोई स्टोन, उनके ऊपर अगर कुछ चीज लिखा है तो उनको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है. और मैनस्क्रिप्शन मतलब क्या बोला था मैंने, देखो यहाँ पे मैनस्क्रिप्ट लिखा गया. मैनस्क्रिप्ट मतलब जो भी सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिखा होता है, जैसे कि कोई बुक, कोई पेज, बुक का पेज या फिर कोई ट्री का लीव, ये सॉफ्ट सरफेस जो होते हैं उनके ऊपर अगर कुछ लिखा जाता है तो उनको मैनस्क्रिप्ट बोला जाता है. तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, रिटर्न सोर्सेज हो गई. कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा, कोई पर्सनल करस्पॉन्डेंस लाइक डायरीज. अगर किसी हिस्टोरिकल पर्सन की कोई डायरी होगी, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो कि महात्मा गांधी है, राइट. हम लोग के लिए, हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है. अगर उनकी कोई डायरी होगी तो भी वो क्या हो जाएगी, एक रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ों को हम लोग हिस्ट्री के रिटर्न सोर्स में काउंट कर सकते हैं. ओके. Completing necessary mechanical and chemical processes of cleaning for the conservation and preservation of collected documents, asserting the historical value of collected documents, exhibiting selected documents, publishing edited documents and research report. तो यहाँ पे और आपको चीज़ें दी गई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो ऑलरेडी हम लोग ने ये देखा था कि मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस या फिर मैकेनिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट होती है अलग अलग चीज़ों के ऊपर. देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स में आप, बुक का पेज है उसके ऊपर कोई तो ट्रीटमेंट हो रही है कि उसको प्रिजर्व किया जाए. ये एक पेंटिंग है ओल्ड टाइम की, तो उसके ऊपर कोई केमिकल अप्लाई किया जा रहा है क्योंकि उसको प्रिजर्व करने का है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रिटर्न सोर्स है तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है. और उसके साथ साथ अगर कोई रिटर्न सोर्स है तो उसकी वैल्यू क्या है. वैल्यू मतलब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक देखा था मास मीडिया चैप्टर में कि हिटलर की एक डायरी मिली थी और फिर उसको एक मैगजीन थी, उन्होंने बेच दिया था. तो कैसे बेचेंगे, वो डायरी की एक वैल्यू होनी चाहिए जो मैगजीन को पता होनी चाहिए. तो ऐसे ये जो वैल्यूज़ है, अलग अलग हिस्टोरिकल चीज़ों की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. एग्जिबिटिंग मतलब जो भी एग्जीबिशन होते हैं म्यूजियम में या फिर लाइब्रेरी में, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एग्जीबिशन कैसे कैरी करना है. या फिर जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
आर्टिकल या फिर रिसर्च के ऊपर आपको कुछ लिखना है रिसर्च करके, तो रिसर्च करके आपको कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं, कैसे बुक्स लिखने हैं, इसके बारे में भी, पब्लिशिंग के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए फॉर रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और क्या क्या नेसेसरी ट्रेनिंग है इसमें, कौन कौन से चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अगर आपको रिटर्न सोर्सेज को प्रिजर्व करना है। तो आपको पहले दिया गया नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी, मोदी, परेशियन एंड देयर डेवलपमेंट। तो देखो अगर कोई इंस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल ये एक इंस्क्रिप्शन है, एक स्टोन के ऊपर लिखा गया, ठीक है, अभी ये जो लिखा गया है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया। अभी ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम लोग को पढ़ने नहीं आती, तो हम लोग को ये इंस्क्रिप्शन क्या लिखा है समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए जब भी रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, अगर कोई किसी भी चीज़ के ऊपर कोई लिखा गया और वो अगर हिस्ट्री से रिलेटेड हेरिटेज है, हिस्ट्री से रिलेटेड सोर्स है, तो ऐसे अलग अलग स्क्रिप्ट्स का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको आगे जाके हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करोगे, हिस्ट्री के बारे में ट्रेनिंग लोगे, तो ये ट्रेनिंग में आपको ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अलग अलग स्क्रिप्ट्स के बारे में भी नॉलेज दिया जाएगा। सिमिलरली और स्क्रिप्ट होते हैं जैसे कि पर्शियन स्क्रिप्ट, ये पर्शियन स्क्रिप्ट है। और एक स्क्रिप्ट होती है मोदी स्क्रिप्ट, इसके बारे में आगे देखेंगे मोदी स्क्रिप्ट के बारे में। मोदी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, नाम भी होता है, सरनेम भी होता है, लेकिन एक स्क्रिप्ट भी है। जैसे कि ये यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया, वैसे मोदी स्क्रिप्ट भी होती है, उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। और क्या क्या आप लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए? बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशन, लिटरेचर, कल्चर, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ द पास्ट सोसाइटी। अभी यहाँ पे क्या दिया गया कि जो भी पास्ट में हो गया होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अज्यूम करते हैं राइट, कि सपोज हम लोग को यहाँ पे कोई भी एक पीरियड लेंगे, इंडस एंड सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई आर्टिफैक्ट मिला, उनके टाइम का अगर कोई कॉपर का पॉट मिला, राइट, हम लोग ने उसके ऊपर प्रोसीजर किया और हम लोग को पता चला कि ये 4000 साल पुराना एक कॉपर पॉट है, तो हम लोग को कैसा पता चलेगा कि ये कॉपर प्लॉट कौन से ज़माने का हो सकता है, कौन से डायनेस्टी का हो सकता है, वो टाइम पे कौन से लोग वहाँ पे रह रहे थे, ये सब चीज़ें कैसे पता होगी? जब हम लोग को हिस्ट्री के डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, राइट, जब हम लोग ने पढ़ा होगा कि 4000 साल पहले इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तब हम लोग को नॉलेज मिलेगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि ये जो भी पॉट हम लोग को हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मिला है, हिस्टोरिकल पॉट मिले होंगे, वो कौन से ज़माने के, कौन से लोगों ने वो यूज़ किए होंगे। ये सब चीज़ें हम लोग को कब पता चलेगी? जब हम लोग को हिस्टोरिकल डायनेस्टीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में पता होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अगर आप देखोगे तो इंडिया में सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन है वो कौन सा था? हड़प्पा का था, इंडस वैली। उसके बारे में, उसके बाद में जो जैनिज्म, बुद्धिज्म जो है उनका ग्रोथ हुआ। फिर मौर्यन पीरियड आया, मौर्यन पीरियड मतलब आपने चंद्रगुप्त मौर्य किंग सुना होगा, वो किंग आया। देन उसके बाद में दिल्ली में सुल्तानेट आई, दिल्ली के सुल्तान खिलजी वगैरह आपने सुना होगा। देन मुगल एम्पायर जैसे कि अकबर, बाबर, ये सब आए। फिर ब्रिटिश आए इंडिया में, फिर हम लोग ने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर किया, फ्रीडम स्ट्रगल किया। ये क्या हो गया? इंडिया का एक टाइमलाइन हो गया, इंडिया का एक डायनेस्टी से, इंडिया के डायनेस्टी से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप रिलेट कर सकोगे कि जो भी रिटर्न हिस्टोरिकल सोर्स है वो कौन से पीरियड का है, वो कौन से लोगों ने यूज़ किया होगा। ये सब चीज़ें आप तभी जाके रिलेट करोगे जब आपको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगा। Knowledge of various schools of art, style of paintings and sculpture arts and history of their development. Knowledge of type of paper, ink and colors. अगर सपोज कोई पेंटिंग आपने कहीं पे देखी, राइट, तो ये पेंटिंग के बारे में आप कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हो? तो पहले तो आपको पेंटिंग में कौन सा पेपर यूज़ किया गया है, कौन सी इंक यूज़ की गई है, कौन से कलर यूज़ किए गए, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली वो पेंटिंग कौन से स्कूल की है, स्कूल मतलब टाइप, कौन से टाइप की पेंटिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को हिस्ट्री के बुक में 4th चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, वो चैप्टर सिलेबस से ये साल निकाल दिया गया, लेकिन वो चैप्टर में क्या दिया गया? यही सब दिया गया कि अगर कोई पेंटिंग है तो कौन कौन से टाइप की पेंटिंग होती है, अगर कोई सॉन्ग है तो कौन से टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, ये चीज़ें उसमें दी गई है, तो उसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। 17th सेंचुरी में जब मराठा डायनेस्टी जो थी, तभी के टाइम पे मराठा डायनेस्टी की अलग अलग पेंटिंग्स हुआ करती थी, म्यूरल्स या फिर
मिनिएचर, म्यूरल्स का मतलब होता है जो वॉल्स के ऊपर ड्रॉ की जाती है उसको म्यूरल्स बोलते हैं। मिनिएचर मतलब छोटी छोटी बुक्स के ऊपर, पेपर के ऊपर ऐसी पेंटिंग्स होती है उनको मिनिएचर बोला जाता है। तो ऐसी अलग अलग पेंटिंग्स होती थी मराठा स्टाइल की, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मराठा पेंटिंग कैसे होती थी, मुगल पेंटिंग्स कैसे होती थी, या फिर देखो यहाँ पे वायली पेंटिंग करके एक दिया गया है, तो वायली पेंटिंग कैसे होती थी। यहाँ पे एक चित्रकाठी करके एक पेंटिंग का नाम दिया गया है, तो वो पेंटिंग कैसे होती थी, वो पेंटिंग की स्टाइल कैसे होती थी। अलग अलग पेंटिंग्स देखो ऑब्जर्व करोगे तो अलग अलग है। ये दोनों पेंटिंग्स अलग है, ये पहले वाली पेंटिंग अलग है। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। वो नॉलेज आपको कब मिलेगा, जब आप आगे जाके हिस्ट्री को स्टडी करोगे, तब आपको ये नॉलेज मिलेगा। तो ओरल सोर्सेज हम लोग ने देखे, रिटर्न सोर्सेज हम लोग ने देखे, और उनके लिए कौन कौन से नॉलेज, कौन कौन सी ट्रेनिंग हम लोग को होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग ने इंफॉर्मेशन दी। इवन हम लोग को अलग अलग स्टोन्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि दिस स्टोन इज फ्रॉम अशोका पीरियड। ठीक है, अशोका हम लोग ने देखा था, अशोका के टाइम पे इंडिया में स्टोन के पिलर्स पे अलग अलग इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। तो स्टोन्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा स्टोन कैसा होता है, वो स्टोन के ऊपर कैसे कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई है, ये सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली अगेन ये चीज़ अगेन देखो रिपीट हो गई, क्या चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, केमिकल्स, या फिर फिजिकल मेथड जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, या फिर एग्जीबिशन कैसे किया जाता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री के रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे repeat हो गई है, जो हम लोग ने देखा था कि ओरल सोर्सेस के हम लोग को, ओरल सोर्सेस के लिए हम लोग को ये नॉलेज होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न सोर्सेस में भी रिपीट हुई है कि ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मटेरियल मतलब कोई भी आर्टिफैक्ट देखते हम लोग, कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट्स, टाइप्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, completing necessary mechanical and chemical processes of cleaning and conservation and preservation of collected documents। तो यहाँ पे देखो अगर कोई मटेरियल है, मटेरियल मतलब देखो, देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं आपको, अलग अलग मूर्तिज है, आइडल्स है, तो ये आर्टिफैक्ट्स है, उनको मटेरियल सोर्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, मटेरियल सोर्स। तो ये जो भी मटेरियल सोर्स है उनके लिए भी हम लोग को क्लीनिंग, मैकेनिकल क्लीनिंग, केमिकल क्लीनिंग के प्रोसेसेस, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कौन सा ब्रश यूज करना है, कौन सा केमिकल यूज करके पेंटिंग को क्लीन करना है, वैसे ही सिमिलरली कौन सा ब्रश यूज करके या आर्टिफैक्ट्स को क्लीन करना है, कौन से केमिकल यूज करके या आर्टिफैक्ट्स को क्लीन करना है, ये सब नॉलेज हम लोग को होना चाहिए मटेरियल सोर्सेज में भी। सिमिलरली अलग अलग आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनको हम लोग जब प्रिजर्व करते हैं या कंजर्व करते हैं तो उनको क्लासीफाई करके उनके उनके इंडेक्स बनानी पड़ती है। इंडेक्स मतलब क्या होता है, आपने बुक में देखा होगा, आपके इंडेक्स वगैरह होते हैं। इंडेक्स का मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे ये आपको पता चलता है। जैसे कि कोई अगर चैप्टर है तो वो कौन से पेज पे है ये पता चलता है, तो उसको इंडेक्स बोला जाता है। तो ऐसे जो भी आर्टिफैक्ट्स हम लोग कलेक्ट करेंगे उनकी भी हम लोग को इंडेक्स बनानी पड़ेगी, कौन सा आर्टिफैक्ट कहाँ पे लिखा गया है, कौन सा आर्टिफैक्ट कहाँ पे स्टोर किया गया है, कौन सा आर्टिफैक्ट कहाँ पे रखा गया है, कौन सा आर्टिफैक्ट कौन से पीरियड का है, इसके लिए उसकी इंडेक्स बनाना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए फॉर मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अरेंजिंग एग्जीबिशन ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स or their replicas, writing or publishing research article about collected artifacts, classifying fossils of plants and animal, and preparing indexes, exhibiting selected fossils or their replicas। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो एग्जिबिट मतलब एग्जीबिशन, अगर ये जो आर्टिफैक्ट्स है उनको आपको एग्जीबिशन में एग्जीबिशन करना है उनका, तो एग्जीबिशन कैसे करना है, एग्जीबिशन को कैसे कैरी किया जाता है, इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी है ना एग्जीबिशन के टाइम पे, फॉर एग्जांपल सपोज कोई आर्टिफैक्ट है, जैसे कि सपोज ये वाला आर्टिफैक्ट है, राइट, ये आर्टिफैक्ट सपोज हिस्टोरिकल जो आर्टिफैक्ट है वो टूट गया है, या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, उसको म्यूजियम में उसको लोगों को दिखाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि सपोज ज़्यादा वैल्यू है उसकी। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, लोग है ना वो आर्टिफैक्ट्स के रेप्लिकास बनाते हैं। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, रेप्लिका मतलब उसका एक डुप्लीकेट मॉडल बनाते हैं। तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि डुप्लीकेट्स कैसे बनाते हैं, रेप्लिकास कैसे बनाते हैं। इवन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो
प्लांट्स या एनिमल के फॉसिल्स भी हो सकते हैं। अगर हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे तो हम लोग को अलग अलग प्लांट्स या फिर एनिमल्स के रिमेन्स मिलते हैं, राइट। किसी कोई एनिमल का कोई ट्री का पत्ता मिल गया, या फिर किसी प्लांट का अगर लीव्स मिल गया, किसी एनिमल का कोई बोन मिल गया, तो ऐसे जो भी फॉसिल्स होते हैं जो हम लोग को माइनिंग या फिर एक्सकेवेशन करने के बाद मिलते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को हम लोग को क्लासीफाई करना पड़ता है। और क्लासीफाई करने को मैंने क्या बोला था, प्रिपेयरिंग इंडेक्स, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी गई है, कहाँ पे रखी गई है, कहाँ पे स्टोर की गई है। इसको अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे अच्छे से तो उसको इंडेक्स बनाना बोलते हैं। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैंने रेप्लिका बोला था, तो देखो रेप्लिका के बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिका। फॉर एग्जाम्पल, राइट साइड वाला जो है वो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट है। अगर सपोज इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसको एग्जीबिशन में रखना रिस्की हो सकता है, तो क्या किया जाता है, उसका एक रेप्लिका बनाया जाता है, उसका एक डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है, फिर उसको सिमिलरली पेंट वगैरह किया जाता है और फिर उसको एग्जीबिशन में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। फिर से थोड़ा पीछे जाते हैं, नेसेसरी ट्रेनिंग। तो मटेरियल सोर्सेज के लिए क्या क्या ट्रेनिंग होनी अवेलेबल इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी, history of ancient civilization, knowledge of the regional sources of material like stones, mineral, metal, and clay used in the production of artifacts and their chemical properties, knowledge of equipments and chemicals necessary for cleaning the artifacts and other chemical processes. तो अगर आपको मटेरियल हिस्ट्री के सोर्सेज को स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, या फिर उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो आपको कौन कौन से ट्रेनिंग के बारे में, कौन कौन सी ट्रेनिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आर्कियोलॉजिकल मेथड के बारे में पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल मेथड मतलब क्या, देखो यहाँ पे आर्कियोलॉजी हो रही है, एक्सकेवेशन कर रहे हैं लोग, और एक्सकेवेशन के बाद उन्हें नीचे अलग अलग तरीके के पॉट्स मिल रहे हैं, राइट, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। तो एक्सकेवेशन कैसे करते हैं उसको क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिकल मेथड। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। और क्या होना चाहिए नॉलेज, अलग अलग जो स्टोन है, अलग अलग जो मेटल्स है, कौन सा मेटल कहाँ पे मिलता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने अभी अभी देखा था ज्योग्राफी के चैप्टर में, राजस्थान में कॉपर मिलता है, राइट। तो सपोज आपने कहीं दूसरे जगह पे एक्सकेवेशन किया, आपको वहाँ पे एक कॉपर का पॉट मिला, और वो वहाँ पे जो कॉपर है, सपोज वो राजस्थान में जो कॉपर मिलता है उससे रिलेटेड है या फिर उसके जैसा ही है, तो आप क्या बोल सकते हो कि एक जो कॉपर है वो राजस्थान से आया होगा, राइट। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टोन कहाँ पे मिलता है, कौन सा मेटल कहाँ पे मिलता है। तो इससे आप बता सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट होगा वो अगर एक जगह से दूसरे जगह पे गया है क्या। समझ में आया। थर्ड चीज आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, केमिकल प्रोसेस। अगेन, जो क्लीनिंग के लिए या फिर प्रिजर्व एंड कंजर्वेशन के लिए जो भी केमिकल्स यूज होते हैं, जो भी मेथड यूज होती है, उनके बारे में नॉलेज होना आपको इंपॉर्टेंट है। अगेन ये चीज यहाँ पे रिपीट हो गई, यहाँ पे सेम दिया आपको मॉडल्स के बारे में। देखो, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकास, और replicas, models of artifacts and fossils, knowledge of various schools of styles of arts and their development, knowledge of various approaches of managing exhibition in museum, galleries and information technology, writing research reports and articles। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको रेप्लिका बनाने का, डुप्लीकेट मॉडल्स बनाने का नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली अलग अलग पेंटिंग्स या फिर अलग अलग जो पिक्चर्स होते हैं उनमें कौन सी स्टाइल अप्लाई है, जैसे हम लोग ने देखा था मराठा पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, वैसे अगर कोई आर्टिफैक्ट है तो वो कौन से स्टाइल से रिलेटेड है, कौन से जगह पे वो आर्टिफैक्ट बना होगा, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और एग्जीबिशंस के बारे में जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि एग्जीबिशन को कैसे मैनेज किया जाता है, एग्जीबिशन को कैसे कैरी किया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अगर कोई रिसर्च करोगे तो रिसर्च के रिपोर्ट्स कैसे लिखने हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अगेन ये चीज़ें रिपीट हो गई, राइट। थर्ड बार ये चीज़ रिपीट हो रही है कि आपको एग्जीबिशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च के रिपोर्ट कैसे लिखना है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, रेप्लिका कैसे बनाते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स के बारे में नॉलेज, या फिर क्लीनिंग के लिए जो केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं, उनके बारे में नॉलेज। तो ये चीज़ें तीनों में कॉमन है, ओरल सोर्सेस में भी कॉमन है, रिटर्न सोर्सेस में भी कॉमन है, मटेरियल सोर्सेस में भी कॉमन है। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सोर्सेस या फिर अलग अलग सोर्सेस
कि हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेस कैसे होते हैं, उनको कंजर्व, प्रिजर्व या फिर उनको स्टडी करने के लिए आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग या फिर कौन कौन सी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग ने अभी तक देख लिया।